साथियों, नमस्कार। आज जो राजनीतिक घटना पर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो नीतीश कुमार से ही जुड़ी है। नीतीश कुमार के बाहर आने के बाद लेफ्ट, लिबरल, कांग्रेसी और इस्लामी जो मीडिया है, जो इनका समर्थक मीडिया है, वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। उसको लगता है कि मोदी को मुकाबला देने वाला एक शख्स जो है वो हमारे पास आ गया है। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़रूर है और बीजेपी भी इस बात को मानती है। बीजेपी ने आज कहा भी कि नीतीश कुमार का जो मंतव्य है, मंशा है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की है। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर बनने को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट होने देंगे? सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसको एक बार फिर लेता हूँ। अब दो कैंडिडेट जो हैं वो विपक्ष में प्राइम मिनिस्टर को 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उनमें चुनौती देने के लिए खड़े हैं। एक है राहुल गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और अपने आप को इसके लायक मानते हैं, पब्लिक परसेप्शन कुछ भी हो। और दूसरे अब जो खड़े हो रहे हैं वो हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो मीडिया का जो इकोसिस्टम है, जो लेफ़्ट का और इस्लामी मीडिया का, लेफ़्ट का, जो कांग्रेस का और लिबरल, जो जिसको तथाकथित लिबरल मीडिया कहा जाता है, उसका झुकाव जो है वो नीतीश कुमार की तरफ है। वो चाहते हैं, वो बहुत खुश है। एक्चुअली माहौल जो बनाया जाता है वो मीडिया के द्वारा ही बनाया जाता है और मीडिया के अंदर राहुल गांधी की जो पहुंच है, राहुल गांधी की जो इमेज है, वो बहुत अच्छी नहीं है। वो भी ये बात मानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो चुनौती नहीं दे सकते हैं जो अभी जो भी व्यवस्था है उसके अंदर, और वो इसके लायक प्रूव नहीं हो रहे हैं। जगह जगह पर ये बात सामने आई है, इसलिए उनको एक अल्टरनेटिव चाहिए और वो अल्टरनेटिव उनको अब नीतीश कुमार के रूप में दिख गया है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न है। वो मीडिया ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है, जिसको लेफ़्ट कांग्रेस इस्लामी इकोसिस्टम कहा जाए, वो ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मोदी को चुनौती देने के लिए हमारे पास नीतीश कुमार है। पर इससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी इस बात को मानेंगे कि मुझे छोड़कर नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं जो मुझे लगता है इसको करने में दिक्कत होगी। पहली बात तो राहुल गांधी अगर ये मान जाते हैं कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक तरह की राहुल गांधी की जो हार है वो परमानेंटली स्वीकार हो जाएगी कि ये जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल नहीं है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल नहीं है। ये ठप्पा उनको जीवन भर के लिए लग जाएगा और इसके बाद जो है फिर वो कभी प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी कर नहीं पाएंगे। ये उनके एक तरह से पॉलिटिकल कैरियर का अंत होगा, क्योंकि अगर आपने नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया और ये कहा मैं बाद में देखूंगा, तो आज आपकी एक तरह से आपने स्वीकार कर लिया कि मुझसे अच्छे जो हैं वो नीतीश कुमार हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल नहीं हूँ। तो ये ना तो राहुल गांधी कभी चाहेंगे, ना प्रियंका गांधी कभी चाहेंगी, और सोनिया गांधी तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी जो हैं वो पुत्र प्रेम उनका भारतीयों से कम नहीं है, बहुत पुत्र प्रेम है उनको, और वो कभी नहीं चाहेंगी। ना ही कांग्रेस पार्टी चाहेगी। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल हाशिए में चले जाएगी अगर ये बात स्वीकार कर ली गई कि हम नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर का ये एक तरह से अंत मान लिया जाना चाहिए। तो ये स्वीकार वो करेंगे नहीं कि नीतीश कुमार को आगे पेश किया जाए। तो जो एक तरह से खुशी का माहौल है, जो मैंने बताया लेफ़्ट इकोसिस्टम में या लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में, जिसमें लेफ़्ट आता है, जिसमें तथाकथित लिबरल आते हैं, जिसमें कांग्रेस के भी कुछ लोग आते हैं और जिसमें इस्लामी जो समर्थक हैं वो भी आते हैं, उनमें ये बात जो है वो खुशी का कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि राहुल गांधी ये बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कांग्रेस ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगी और सोनिया गांधी ये बात कभी स्वीकार नहीं करेंगी, न ही प्रियंका गांधी। वो राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट करना चाहेंगे अपने उससे। अगर सीटों का गणित भी देखा जाए तो अगर किसी भी स्थिति में ऐसा माहौल देश में बनता है कि बीजेपी हार रही है, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इसका लाभ जो है वो कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस
लगभग आज भी कांग्रेस जो है वो 50 सीटों के आसपास है पिछले 2 चुनाव से, जबकि माहौल उसके खिलाफ रहा है 2014 में और 2019 में। और अगर माहौल मोदी सरकार के खिलाफ होता है और तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो है वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि लगभग 225 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। जम्मू एरिया से शुरू कीजिए, जम्मू कश्मीर के जम्मू एरिया, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, इवन पंजाब में तो सीधी लड़ाई नहीं है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पे एक दमदार पार्टी है। जहाँ सीधी बात करें तो हरियाणा के बाद उत्तराखंड के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है। कोई तीसरा प्लेयर ही नहीं है, उसको सीट मिलने का कोई चांस नहीं है। ज़्यादा एक आधी सीट कोई निकाल ले तो निकाल ले, नहीं तो किसी को सीट मिले। तो ये लगभग 225 सीटें बनती हैं। अगर पूरे देश का गणित, इसका अर्थ गणित बनाया जाए तो पूरे देश में 225 सीटें बनती हैं। और उनमें से अगर माहौल बीजेपी के विरुद्ध होता है तो कांग्रेस कम से कम 100 से 125 सीटें तो जीतेगी ही, अगर माहौल मोदी जी के खिलाफ होता है। और इसके एवज में नीतीश कुमार कितनी सीटों पर प्रभावी हैं? बिहार की 40 सीटें, जिसमें 4 पार्टनर हैं, नीतीश कुमार खुद, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज। इन सब को मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, महागठबंधन जो पीछे भी बना था, जो बनेगा और इन्हीं दलों के माध्यम से बना था, उनमें से सबसे बड़ा दल तो आरजेडी है, ज़्यादा सीटें तो वही मांगेगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी आएगी, जेडीयू। तो नीतीश कुमार को 10 से 15 सीटें वो देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 15 में से वो कितनी जीत पाएंगे? मान लीजिए 10 ही सीटें जीत जाते हैं, तो एक तरफ नीतीश कुमार होंगे 10 सीटों के खिलाड़ी और दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे 125 सीटों के खिलाड़ी। तो कांग्रेस क्यों मानेगी उसको अपना प्रधानमंत्री बनाना, अपना नेता बनाना? तो ना तो पहले ही प्रोजेक्ट करने की स्थिति में है राहुल गांधी, और ना ही पोस्ट पोल में ही होंगे। चाहे जो तीसरे फ्रंट के जो दल हैं, इसमें लालू हो गए, टीआरएस हो गई, सब मान लिए जाएं, तो वो भी लगभग 225 सीटों, 250 सीटों पर ही प्रभावी हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो इनमें से बहुत सारे दल तो वैसे ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आरजेडी कभी नीतीश का साथ नहीं देगी बजाय कांग्रेस से ज़्यादा क्लोज है। तो कुल मुद्दा ये है कि ना तो चुनाव से पहले राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार होंगे कि नीतीश कुमार को एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, और ना ही वो चुनाव के बाद इस चीज़ के लिए तैयार होंगे कि मेरी 125 सीटों को छोड़कर, या 100 से 125 के बीच जितनी भी आए, 110 एवरेज लगा लेते हैं, एक 10 एमपी वाली पार्टी को तैयार किया जाए। और कांग्रेस पर यूपीए वाला कोई बैगेज भी नहीं है। तब नरसिम्हा राव की सरकार हारी थी जब यूपीए की सरकार बनी थी, यूपीए नहीं, जब थर्ड फ्रंट की सरकार बनी थी देवगौड़ा के नेतृत्व में, तब कांग्रेस चुनाव हारी थी। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसका जो दावा था सत्ता पर, वो जायज़ नहीं था, क्योंकि जनता ने उसको हरा कर बाहर भेजा था। इसलिए देवगौड़ा की सरकार बन पाई थी। इस समय कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो अगर वो उसकी सीटें बढ़ेंगी तो वो चुनाव हार कर नहीं आएगी, वो चुनाव जीत कर मैदान में आएगी। तो वो किसी देवगौड़ा जैसे व्यक्ति को, जैसे कि नीतीश कुमार हैं, स्वीकार नहीं करेगी। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर ये स्वीकार नहीं करेंगे कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, या चुनाव के बाद उनका कोई अंक गणित के माध्यम से उनको प्रोजेक्ट करें और राहुल गांधी बाहर बैठ जाए। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसा करती है तो ये राहुल गांधी के पॉलिटिकल जीवन का अंत होगा, क्योंकि इसमें जो एक मैसेज होगा, जो एक हकीकत होगी, वो ये होगी कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल नहीं हैं, इसलिए नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और राहुल गांधी को बाहर बिठाया गया। और ये राहुल गांधी के पॉलिटिकल जीवन का एक तरह से अंत मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज ऐसी स्थिति बनेगी तो कल फिर ऐसी स्थिति बनेगी, कल फिर उनको यही दाग रहेगा कि आप तो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। तो साथियों, लेफ्ट, लिबरल, कांग्रेसी, इस्लामी मीडिया जो है या इकोसिस्टम जो है, वो कितना भी खुश हो ले, मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार के रूप में जो है वो कोई एक बड़ा आदमी मिला है। परसेप्शन के रूप में ज़रूर मिला है, लेकिन जब रियल पॉलिटिक्स की बात होगी, रियल पॉलिटिकिंग होगी, जब बात मुद्दों पर आएगी, जब बात नेता चुनने पर आएगी, तब
कांग्रेस और राहुल गांधी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज चाहे सब लोग खुश हैं इस उसमें कि एनडीए को एक भारी झटका लगा है और एनडीए में टूट हुई है। तो साथियों, ये मेरा आज का विश्लेषण है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस विश्लेषण को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और नोटिफिकेशन का बेल बजाएं ताकि मेरे जितने भी एनालिसिस हैं, विश्लेषण हैं, आप तक समय पर पहुंचते रहें। मैं आप लोगों से एक अपेक्षा और करता हूं कि मेरे जो एनालिसिस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग हट के मुद्दों पर होते हैं, ऐसे मुद्दों पर होते हैं जिनकी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना टीवी डिबेट्स में और ना ही किसी अखबार में। तो मैं ऐसे मुद्दे आपके सामने जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार और आपसे अनुरोध है। आज मेरा विश्लेषण इतना ही। फिर मिलता हूं, फिर किसी नए विश्लेषण के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।